अंश और जानवी एक दूसरे के लिए कपड़े देख रहे थे और शायद उनके पीछे खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। अंश ने जानवी के लिए ढेरों लहंगे निकलवा रखे थे और जानवी उन्हें अपने ऊपर लगा लगा कर उसे दिखा रही थी और अंश हर बार लहंगा रिजेक्ट कर देता। उन दोनों ने 1 घंटे से भी ऊपर का समय लगा दिया था, जिस कारण अब साहित्य को चिढ़ होने लगी थी। और कहाँ उसने सोचा था कि वो जानवी के साथ कुछ समय बिताएगा, पर यहाँ भी उसका भाई बिना लाइसेंस के घुस चुका था। भाई ऊपर से साहित्य को अब मीसा पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो अपने लिए ड्रेस निकाल निकाल कर साहित्य से पूछे जा रही थी कि ये उस पर कैसा लग रहा है। और उससे भी ज्यादा उसे इस समय जानवी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो पूरा टाइम अंश के साथ ही थी और उन दोनों ने मिलकर साहित्य को ऐसे नजरअंदाज कर दिया था जैसे वो उनके साथ आया ही ना हो। तभी जानवी एक लाइट पिंक कलर का लहंगा निकलवाती है और अंश की तरफ करते हुए कहती है, ये कैसा है देवर जी। अंश गौर से लहंगे को देखता है और कहता है, ठीक है, पर आप कुछ और देखो, यह नहीं। जानवी उस लहंगे को रख देती है और फिर दुकान वाला एक बहुत खूबसूरत लहंगा लेकर आता है, जिसका रंग सफ़ेद था और उसके साथ लाइट स्काई ब्लू कलर का दुपट्टा था। और वो लहंगा काफ़ी भारी था, पर उसकी खूबसूरती और डिजाइन को देखते ही जानवी की आंखों में चमक आ जाती है और उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि उसे काफ़ी पसंद आया है। पर फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए वो अंश की तरफ देखती है, तो वो भी हाँ में सिर हिला देता है। तो जानवी लहंगा पकड़कर साहित्य की ओर पलटती है और कहती है, ये आपको कैसा लगा। साहित्य पहले से ही चिढ़ा हुआ था और जानवी के सब फाइनल करने के बाद जब उसने उससे पूछा तो वो कहता है, मुझसे क्यों पूछ रही हो, अंश से पूछ लो। ये कहकर साहित्य वहां से उठता है और बाहर चला जाता है और उसे ऐसे जाता देख जानवी का चेहरा उदास हो जाता है और वहीं मीसा मुस्कुरा उठती है। जानवी अंश की तरफ पलटती है और उससे कहती है, इन्हें क्या हो गया, क्या यह नाराज हो गए। अंश उस तरफ देखता है जहां से साहित्य गया था और कहता है, लगता तो यही है, पर इसमें सारी मेरी गलती है। आई एम सॉरी। जानवी उसकी तरफ देखती है तो अंश कहता है, भाई अकेले आपके साथ आना चाहते थे, पर मैं बीच में घुस गया और अभी भी घुसा हुआ हूँ, शायद इसलिए वो नाराज हो गए। यह कहकर हंस अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। तो जानवी उससे कहती है, अरे आप उदास मत हो, मैं जल्दी से उन्हें मना कर आती हूँ। अंश उसकी तरफ देखकर कहता है, सच। जानवी हाँ में सिर हिला देती है और साहित्य के पीछे चली जाती है और अंश जानवी की ड्रेस के साथ मैचिंग साहित्य के लिए कपड़े निकलवाने लग जाता है। जानवी दुकान से बाहर आते ही साहित्य को ढूंढने के लिए चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है और आखिर उसे साहित्य दिख जाता है, जो लिफ्ट की तरफ जा रहा था। जानवी जल्दी से भागकर उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप कहाँ जा रहे हो। साहित्य बिना उसकी तरफ देखे अपना हाथ छुड़ाता है और आगे बढ़ जाता है। जानवी अपना मुंह फुला लेती है और खुद से कहती है, इतना क्या गुस्सा हो रहे हैं ये, पर मनाना तो पड़ेगा। ये कहकर जानवी फिर से उसके पास चली जाती है और कहती है, आप नाराज हो क्या। शाहिद उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं क्यों नाराज होने लगा, देखो मैं हंस रहा हूँ। ये कहकर शाहिद एक जबरदस्ती वाली मुस्कान उसे देता है, जिसे देख जानवी की हंसी निकल जाती है, पर वो खुद को काबू कर लेती है और शाहिद चिढ़कर लिफ्ट के अंदर जाने लगता है। पर जानवी उसका हाथ खींच उसे एक तरफ ले जाती है और उसके सामने अपने कान पकड़ते हुए कहती है, आई एम सॉरी। शायद अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है, तो जानवी उस तरफ जाकर फिर अपने कान पकड़ते हुए कहती है, आई एम सॉरी। शायद इस बार भी नहीं मानता तो जानवी आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने गुलाबी होंठ रख देती है, जिससे एक पल को साहित्य चौंक जाता है और उसकी तरफ बिना किसी भाव के देखता है। तो जानवी कहती है, आप मान रहे हैं या मैं जाऊं। साहित्य के कुछ ना कहने के कारण जानवी वहां से जाने लगती है कि शायद उसकी बाजू पकड़ उसे दीवार से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझे फिर से इग्नोर करके जा रही थी। जानवी उसे आंखें छोटी किए देखती है और कहती है, हाँ करूँगी, अगर आप मुझे करोगे तो मैं भी आपको करूँगी। अच्छा ये बात। शायद हल्का मुस्कुराकर कहता है और फिर अचानक से आगे बढ़ जाता है और जानवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। और उसके अचानक ऐसा करने से जानवी चौंक जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो किसी मूर्ति की भांति सीधी खड़ी हो जाती है और वहीं साहित्य
आंखें बंद कर जानवी के होठों पर किस किए जा रहा था। जब कुछ देर बाद साहित उससे दूर होता है तो वो जानवी की नाक को हल्के से अपनी उंगली से छूता है और कहता है, अगली बार आंखें बंद कर लेना वरना बाहर निकल आएंगी। यह कहकर वो हंसने लग जाता है और इस समय वो बहुत क्यूट लग रहा था। वहीं जानवी हैरानी से उसे देखे जा रही थी और फिर अपना सिर झटक कर वो होश में आती है और कहती है, आपने आपने बहुत गलत किया साहित्य। साहित्य उसी लहजे में कहता है, मैंने क्या गलत किया? अपनी होने वाली बीवी को किस करना क्या गलत है? जानवी बेचारा सा मुंह बनाकर उससे कहती है, आपने ये गलत किया कि आपने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। साहित्य आंखें छोटी किए उसे देखता है और कहता है, क्यों? किसी और के लिए बचा कर रखना था। और वैसे भी यह तुम्हारा फर्स्ट किस नहीं था। आपसे ज्यादा मुझे पता है ये मेरा फर्स्ट था। जानवी मुंह फुलाए हुए कहती है, तो जब तुम जिहान बनकर घूम रही थी और लंदन में बिना मुझसे पूछे मुझ पर झपट गई थी, वो क्या था? बोलो। शायद पिछली बातें याद करते हुए जानवी से यह सब कहता है। जब लंदन के होटल में जानवी ने उसे नशे में किस किया था, जानवी को यह कुछ भी याद नहीं था। तो वो कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कैसे आपको किस कर सकती हूँ ऐसे? ये कहकर साहित्य जानवी के होठों को हल्के से अपने होठों से छूता है और उससे दूर हो जाता है। और जानवी की आंखें एक बार फिर बड़ी हो जाती हैं तो साहित्य उसके कान के पास जाकर धीमे से कहता है, कहा था ना मैंने कि आंखें बंद कर लेना। तुम किसी की सुनती नहीं हो ना। चलो कोई बात नहीं, अब बंद कर लेना। यह कहकर साहित्य जानबूझकर जानवी को तंग करने के लिए उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा बढ़ाने लग जाता है और वहीं जानवी जल्दी से अपने हाथ अपने होठों पर रख लेती है। वहीं उसकी इस हरकत पर साहित्य हंस देता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, जल्दी से अंदर आ जाना वरना मैं तुम्हारे लिए खुद कपड़े सिलेक्ट करने लग जाऊंगा। जानवी वैसे ही अपने होंठ पर हाथ रखे हुए हाँ में सिर हिलाती है और साहित्य वहां से चला जाता है। और उसके जाते ही जानवी अपनी बड़ी धड़कनों को काबू करते हुए कहती है, क्या है ये? और मैंने क्या सच में इन्हें किस किया था? यह सोचते सोचते जानवी उसी तरफ चल देती है जहां से वो कपड़े ले रहे थे। साहित्य जानवी से नाराज हो जाता है पर जल्दी ही मान भी जाता है। सारी शॉपिंग करने के बाद वो चारों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर इस बार साहित्य और जानवी आगे बैठे थे। जिन्हें एक साथ देख पीछे की सीट पर अंश के साथ बैठी मीसा चिढ़ रही थी और अंश अपने फोन में लगा हुआ था। जानवी और मीसा को घर छोड़ने के बाद साहित्य और अंश भी ओबराय मेंशन के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने पर जानवी जल्दी से अपने कमरे में जाती है और दादी को अपने लाए सारे कपड़े दिखाती है और उसकी खुशी देख दादी भी बहुत खुश थी। वहीं मीसा भी अपने बैग उठाए निर्मला के पास जाती है और बैग ले जाकर उसके आगे रख देती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर निर्मला उससे कहती है, क्या हो गया मेरी बेटी को? उसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मीसा धम से बेड पर बैठ जाती है और कहती है, माँ आपको पता है आज उस जानवी ने कितना कुछ खरीदा है और उसके हर कपड़ों का प्राइस मेरे इन कपड़ों से कहीं ज्यादा था। निर्मला उसके मन की बात समझ जाती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन कर लेने दे उसे मजे, फिर सब कुछ तो तेरा ही होगा ना। मीसा गर्दन हिला देती है और कहती है, पर आप करोगे क्या? निर्मला मुस्कुराते हुए कहती है, बस तू देखती जा कि तेरी माँ क्या करेगी। मीसा उससे कहती है, वो सब तो ठीक है माँ, पर इस बारे में कुछ भी भाई को या पापा को पता नहीं चलना चाहिए। भाई का तो पता नहीं क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है उस लड़की से। और पापा, आजकल तो उन्हें भी कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है उस जानवी पर। निर्मला अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहती है, हाँ बेटा, पता नहीं क्या हो रखा है उसे। मुझे तो लगने लगा है कि ये सब जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है उसे वो उस मनुष्य की शादी पर लगा देगा। गया हुआ है एंगेजमेंट के लिए हॉल बुक करवाने। ये कहते हुए निर्मला एकदम चिढ़ जाती है और मीसा को अपने कमरे में जाने को कहती है। मीसा के जाने के बाद निर्मला को सोचने लग जाती है। ऐसे ही अगले 2 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर में जतिन और राजेश जानवी और साहित्य की एंगेजमेंट की तैयारियां देख रहे थे। राजेश ने इस सब में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने सारे मेहमानों के लिए भी अच्छे से तैयारियां कर रखी थी और वो इस सब में ऐसे भाग ले रहा था जैसे उसकी खुद की बेटी की शादी हो। जानवी भी बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी की सारी खुशियां उसे मिल रही थी।
भले ही पहला रास्ता उसके लिए काफी मुश्किलों से भरा हुआ था, पर अब लग रहा था जैसे वो सारा का सारा रास्ता फूलों से सजा दिया गया हो। घर के सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। यहाँ पर उनकी इंगेजमेंट रखी गई थी और जानवी एक कमरे में बैठी तैयार हो रही थी और दादी उसी के पास बैठी उसे देख रही थी। इस समय दादी की आंखें नम थीं। वो हल्के से अपनी आंखें पोंछ लेती हैं और उन्हें ऐसे करते हुए जानवी देख लेती है और उनके पास आकर कहती है, दादी आप क्यों रो रही हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? दादी नामे सिर हिलाते हुए कहती हैं, नहीं गुड़िया, तेरी दादी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस मैं तो बस क्या? फिर आप रो क्यों रही थी? जानवी दादी से पूछती है तो वो कहती हैं, मैं तो बस यह देख रही थी कि मेरी गुड़िया कितनी जल्दी बड़ी हो गई है और कुछ ही दिनों में किसी के साथ अपनी दादी को अकेला छोड़ चली जाएगी। ये कहते हुए दादी की आंखों से आंसू छलक आते हैं और जानवी उनकी गोद में सिर रख रो देती है और कहती है, अगर आप अपनी गुड़िया को खुद से दूर नहीं करना चाहते ना, तो आपकी गुड़िया भी आपसे दूर नहीं जाएगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। दादी उसके सर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, पागल लड़की, ऐसा नहीं कहते। और अगर तू हमेशा मेरे पास रहेगी ना, तो जमाई जी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने उनकी जानवी को खुद के पास ही बांध रखा है। ये कहते हुए दादी हल्का मुस्कुरा देती हैं, पर जानवी का चेहरा अभी भी उदास था और उसका यह उदास चेहरा दादी से देखा नहीं जा रहा था। इसलिए वो उससे कहती हैं, जानवी ऐसे उदास नहीं होते। आखिर सभी लड़कियों को शादी कर एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुझे जमाई जी जैसा पति मिल रहा है। और तुझसे भी ज्यादा मैं अपने लिए खुश हूँ कि मुझे अपना बेटा साहित्य के रूप में वापस मिल रहा है। जानवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो गर्दन हिलाते हुए कहती है, हाँ दादी, आपको अपना बेटा वापस मिल गया। दादी भी हाँ में सिर हिलाती हैं और फिर कुछ देर बाद वो जानवी को वापस से तैयार होने के लिए भेज देती हैं कि उसने रो रो कर अपना सारा मेकअप खराब कर लिया था। वहीं दादी वहां से बाहर चली जाती हैं ताकि मेहमानों का स्वागत कर सके। बाहर आकर वो देखती हैं कि जतिन बाकी की सारी तैयारियां अच्छे से देख रहा था और दरवाजे पर राजेश खड़ा मेहमानों का स्वागत कर रहा था। राजेश को देख दादी मुस्कुरा देती हैं और खुद से कहती हैं, शायद मेरे बेटे के साथ साथ मुझे मेरा पहले वाला राजेश भी मिल रहा है। साहित्य और जानवी की एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी थी और लगभग सारे मेहमान भी आ चुके थे और कुछ ही देर में साहित्य, अंश, दादाजी और उनके कुछ रिश्तेदार भी एंगेजमेंट हॉल में आ जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। चारों ओर से ताजे फूलों की महक आ रही थी। आज साहित्य बहुत हैंडसम लग रहा था। वैसे तो वो हमेशा ही हैंडसम लगता था, पर आज तो वो कयामत ढा रहा था। और भाई अंश भी अच्छे से तैयार होकर आया था। आखिर आज उसके इकलौते भाई की एंगेजमेंट जो थी और इस दिन का तो उसे बेसब्री से इंतजार था, शायद साहित्य से भी ज्यादा। राजेश, जतिन और दादी उन सबसे मिलते हैं और उनका अच्छे से स्वागत करने के बाद उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। जतिन साहित्य को ले जाकर स्टेज पर बैठाता है। यहाँ पर उसके और जानवी के लिए सोफा रखे हुए थे। स्टेज को भी बहुत अच्छे से सजाया गया था और सोफे के आसपास फूलों से बहुत अच्छे से सजावट की गई थी। साहित्य की नजरें बार बार इधर से उधर घूम रही थी। उसे बस जानवी का इंतजार था जो अभी तक वहां नहीं आई थी। साहित्य की बेसब्र नजरों को देखते हुए जतिन उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे जीजू, थोड़ा तो इंतजार कर लो, जानू बस आती ही होगी। जतिन की बात पर सहमति जताते हुए अंश, जो कि वहीं खड़ा था, कहता है, भाई आप कुछ ज्यादा ही बेसब्र हुए जा रहे हो। इंतजार कर लो, भाभी आती ही होंगी। शायद उन दोनों की बात सुन झेप जाता है और अपना सिर झुका लेता है। तभी वहां की लाइट्स थोड़ी डिम हो जाती हैं और लाइट्स का सारा फोकस एक तरफ चला जाता है। यहाँ पर जानवी खड़ी थी अपने वाइट और स्काई ब्लू कलर के लहंगे में, जो कि उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। खुले बाल और हाथों में मैचिंग चूड़ियां उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसे देखते ही साहित्य तो जैसे खो ही गया था। उसे अपने आसपास का कोई ध्यान ही नहीं था। वो बस मंत्रमुग्ध होकर जानवी को ही देखे जा रहा था। साहित्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों में गिटार बज रहे हों। अपनी बड़ी धड़कनों को संभालते हुए साहित्य स्टेज से उतरता है और जानवी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उसका जानवी की तरफ जाना जानवी की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी था।
साहित्य जानवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और जानवी बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है और अपनी पलकें झुकाकर मुस्कुरा देती है। और उसकी मुस्कुराहट देख साहित्य का दिल बेकाबू हुए जा रहा था और उसका मन कह रहा था कि अभी के अभी जानवी को यहाँ से भगाकर ले जाए। साहित्य जानवी का हाथ थामे उसे स्टेज की तरफ लेकर चल देता है और उसके कदमों पर कदम रखते हुए जानवी उसके पीछे चल देती है। वहीं दादी नम आंखों से उन दोनों को देख रही थी। वो आज बहुत खुश थी। साहित्य जानवी को लेकर स्टेज पर आता है तो जानवी अपने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखती है। आज उसका सपना सच होने जा रहा था। उसका साहित्य उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था। आज तक जितने भी दर्द जानवी ने सहे थे वो सारे अपने सामने खड़े साहित्य के मुस्कुराते चेहरे को देखते ही दूर हो गए थे। साहित्य जानवी के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए ही कहता है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? जानवी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है तो साहित्य अपने दूसरे हाथ में पकड़ रखी डायमंड रिंग को जानवी के लेफ्ट हाथ की उंगली में पहना देता है और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। जानवी की आंखें हल्की नम हो जाती हैं और फिर वो अपनी रिंग उठाती है और साहित्य के हाथों में पहना देती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और साहित्य और जानवी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और साहित्य जानवी के बालों पर हल्का सा किस करता है और जानवी की पकड़ उस पर मजबूत हो जाती है। बाकी की सारी रस्में करने के बाद जतिन अपने हाथ में माइक लेता है और कहता है, चलिए आज हमारे दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ एंगेज हो चुके हैं और अब टाइम है कुछ डांस परफॉर्मेंस का। जतिन के ऐसा कहते ही सभी लोग बारी बारी से डांस करते हैं और सबसे आखिर में साहित्य और जानवी का डांस होता है। साहित्य जानवी की कमर पर अपने हाथ रख लेता है और वहीं जानवी उसके कंधे पर। और फिर एक मीठे से गाने के साथ वो लोग अपना डांस शुरू करते हैं। साहित्य और जानवी अपना डांस खत्म करते हैं तो जानवी साहित्य की तरफ देखते हुए कहती है, अभी सब हो गया है तो क्या हम माँ पापा का आशीर्वाद लेकर आए? उनकी तस्वीर वहां रखी हुई है। साहित्य थामे सिर हिलाता है और जानवी का हाथ थामे उस तरफ चल देता है। यहाँ पर उसके माँ बाबा की तस्वीर रखी हुई थी। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो साहित्य की नज़र तस्वीर पर थमसी जाती है और उसकी पकड़ जानवी के हाथ पर से ढीली हो जाती है और वो हैरानी से जानवी की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये तुम्हारे मॉम डैड हैं? जानवी हाँ में सिर हिलाती है तो साहित्य का दिल तो मानो धड़कना बंद ही हो गया था। जानवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? साहित्य नामे सिर हिला देता है और सामने देखने लग जाता है। ओबराय मेंसन। साहित्य अपने कमरे में था और इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। साहित्य को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ हो। वो अभी अपने में ही था कि अंश उसके कमरे में आता है। अंश किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और वो किसी और से नहीं बल्कि जानवी से बात कर रहा था। अंश बात करते करते साहित्य के रूम में आ जाता है और अपने फ़ोन की स्क्रीन साहित्य की ओर कर देता है जिससे कि वो जानवी को देख पाए। वही जब साहित्य की नज़र जानवी पर पड़ती है तो वो हड़बड़ा जाता है और जानवी के कुछ कहने से पहले ही उससे कहता है, जानवी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। यह कहने के बाद साहित्य एक भी पल और वहाँ रुके वहाँ से चला जाता है। वहीं अंश और जानवी फ़ोन में से एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो जानवी उससे कहती है, ये इन्हें क्या हो गया है? कल भी इंगेजमेंट के बाद अजीब सा बिहेव कर रहे थे और जब मैंने सब चीज़ों के बाद उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा था तब भी ये काम है कहकर चले गए थे। उसकी बात सुनने के बाद अंश उससे कहता है, हाँ भाभी, पता नहीं क्यों पर कल से ना भाई बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं और कल रात को जब मैंने एंगेजमेंट की बात की थी तो इन्होंने मुझे अपने कमरे से भगा दिया था। जानवी अंश की बात सुनते ही सोच में पड़ जाती है और उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है और अंश ऐसे कैसे उसे उदास देख सकता था। इसलिए वो झूठ बोलते हुए कहता है, ओह हाँ, मैं कैसे भूल गया, मुझे भाई ने बताया था कि उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और वो प्रोजेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है और शायद इसी के कारण वो इतने परेशान है।
उसकी बात सुन जानवी के मुंह से हो निकलता है। और फिर कुछ देर अंश से बात करने के बाद जानवी फोन रख देती है। जानवी के फोन रखते ही अंश खुद से कहता है, भाभी को तो कैसे भी समझा दिया, पर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई को आखिर हो क्या गया है। कल सुबह से तो वो कितने खुश थे एंगेजमेंट को लेकर, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि वो यही सोचते सोचते हंस अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में निर्मला अपने कमरे में राजेश पर गुस्सा हुए जा रही थी। क्यों उसने जानवी की एंगेजमेंट पर इतना खर्च किया था। निर्मला गुस्से में राजेश को आंखें दिखाते हुए कहती है, तुम पागल पागल हो गए हो क्या। कल तो मैं चुप रही, कुछ नहीं कहा क्योंकि घर पर मेहमान थे, पर अब मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्यों उस मनहूस पर इतना खर्च करने लग पड़े हो। अपने बच्चों को क्या रोड पर लाकर छोड़ोगे। राजेश उसे धीरे से बोलने को कहता है, पर निर्मला कहाँ किसी की बात सुनती है। वो और जोर से कहती है, मैं क्यों धीरे बोलूं। तुम बाहर ये सब करते रहो और मैं चुप रहूं। कभी भी नहीं। मुझे जवाब चाहिए, और जवाब ही नहीं, मुझे अब से तुम्हारे लॉकर, अलमारी, सबकी चाबी चाहिए, ताकि तुम दोबारा उस लड़की पर पैसे बर्बाद ना कर सको। निर्मला आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राजेश उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है और कहता है, चुप, एकदम चुप। अब तुम आगे एक शब्द नहीं बोलोगी। निर्मला की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आज पहली बार राजेश ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की थी। वो उसे खुद से दूर धक्का देती है और ऊंची आवाज में रोते हुए कहती है, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इस इंसान ने मेरा मुंह बंद किया। हाय तुम इतना कैसे बदल गए राजेश। मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। निर्मला ये कह अपनी जगह से उठती है और अलमारी से एक बैग निकाल अपने कपड़े बेढंगे तरीके से उसमें डालने लगती है। और वहीं उसे ऐसे करता देख राजेश अपना माथा पीट लेता है। राजेश निर्मला के पास आता है और उसे शांत करवाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, क्यों गुस्सा कर रही हो। बात तो सुनो मेरी। निर्मला उसे एक जोरदार धक्का देती है तो राजेश उछलकर दूसरी ओर जा गिरता है और कहता है, ए पागल औरत, तुम्हारी अकल क्या घुटनों में है। दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा। हड्डी तोड़ोगी क्या मेरी। निर्मला उसे घूर कर देखती है और कहती है, मेरी अकल तो उसी दिन घुटनों में चली गई थी जिस दिन तुमसे शादी करने का सोचा था। मती मारी गई थी मेरी, जो तुम जैसे निकम्मे आदमी के प्यार में फंस गई। और ऊपर से मती मारी गई थी मेरे मायके वालों की, जिन्होंने तुमसे शादी करवा दी मेरी। हाय हाय, यह कहते हुए निर्मला रोने लग जाती है। वहीं निर्मला और राजेश में जानवी की सगाई पर इतना खर्च करने को लेकर झगड़ा हो जाता है और राजेश उसे समझाने लग जाता है। राजेश के इतना कहते ही निर्मला उसकी तरफ देखने लग जाती है तो राजेश उससे कहता है, मैं उससे इतना प्यार इसलिए जता रहा हूँ क्योंकि वो हमारे करोड़पति बनने की चाबी है। निर्मला उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, क्या मतलब। राजेश उसके सामने ही जमीन पर आकर बैठ जाता है और कहता है, अभी समझाता हूँ। मुझे कुछ महीने पहले ही पता चला था कि प्रताप जीजा जी ने अपने मरने से पहले अपने होने वाले बच्चे के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, और ये प्रॉपर्टी उस बच्चे के 21 साल के होने के बाद पूरी तरह से उसके नाम हो जाएगी। निर्मला असमंजस में उससे कहती है, तो इससे हमें क्या फायदा। सारा फायदा तो उस जानवी का होगा ना। राजेश उसे कंधों से पकड़ता है और कहता है, हमारा फायदा ही फायदा होगा अगर वो प्रॉपर्टी एक बार हमारे नाम पर हो जाए तो। तुम्हें पता है उस प्रॉपर्टी की कीमत अभी के जमाने में करोड़ों में है। करोड़ों में। राजेश के मुंह से यह सब सुनने के बाद निर्मला की आंखें चमक उठती हैं और वो मुस्कुराते हुए अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है, पर जल्दी ही वहां से वापस लौट आती है और राजेश को घूरते हुए कहती है, मुझे सपने दिखाना बंद करो और ये बताओ कि वो अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम क्यों करेगी। राजेश उससे कहता है, अरे तभी तो मैं उससे इतना प्यार दिखा रहा हूँ और उसकी सगाई पर इतना खर्चा किया, ताकि बाद में उसे कह सकूं कि बेटा तुम्हारी शादी कराने के चक्कर में तुम्हारे मामा ने बहुत बड़ा कर्जा ले लिया था और अब उसे कैसे चुकाऊं समझ में नहीं आ रहा है। और इतना तो मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। वो कैसे करेगी तुम भी जानती हो। राजेश की बात सुनते ही निर्मला हंस देती है और कहती है, मुझे नहीं पता था राजेश कि तुम इतनी दूर की सोच बैठे हो। राजेश थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहता है, अरे यही नहीं, मैंने तो और भी कुछ सोचा था।
निर्मला उससे पूछती है, क्या सोचा था तुमने? राजेश एक गहरी सांस छोड़ता है और निर्मला की बात का जवाब देते हुए कहता है, मैंने जानवी की शादी के बारे में सोचा था। मैंने सोचा था कि उसकी शादी किसी से करवा दूंगा और बदले में हमें भी कुछ मिल जाएगा, पर यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई। निर्मला हंस देती है और कहती है, तुम्हारा यह सपना अभी भी पूरा हो सकता है। कैसे? राजेश झट से पूछता है। तो निर्मला कहती है, सोचो राजेश सोचो, अगर उस मनहूस की जगह शायद ओबराय से हमारी मीसा की शादी हो जाए तो। निर्मला की बात सुन राजेश सोच में पड़ जाता है और कहता है, पर यह कैसे होगा? और शायद ओबराय हमारी मीसा से शादी क्यों करेगा? निर्मला उससे कहती है, वो करेगा नहीं, हमें करवानी होगी शादी। बस एक बार शादी हो जाए तो फिर हमारी मीसा बनेगी ओबराय खानदान की बहू और ओबराय प्रॉपर्टी की मालकिन। तो फिर हमारी तो चांदी ही चांदी होगी। राजेश उससे कहता है, पर यह कैसे होगा? अकेले आप ही नहीं, मैं भी बहुत दूर की सोच रखती हूँ। बस आप देखते जाओ, बस 2 दिन बाकी हैं, फिर हमारी मीसा बनेगी मीसा साहित्य ओबराय। राजेश मुस्कुरा देता है और फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी भनक नहीं थी कि कमरे के बाहर कोई था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ जानवी न जाने कब से साहित्य को फोन मिलाए जा रही थी, पर वो फोन उठा ही नहीं रहा था, जिस कारण जानवी चिढ़ जाती है और साहित्य को एक मैसेज भेजती है, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर आप मुझसे नाराज़ हो तो आई एम सॉरी, पर आप मुझसे गुस्सा मत हो प्लीज़। ये लिखकर जानवी साहित्य को मैसेज भेज देती है। वहीं उसी समय दूसरी तरफ साहित्य के केबिन में उसके फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज आता है और जब साहित्य उस मैसेज को पढ़ता है तो खुद से कहता है, आई एम सॉरी जानवी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि गलती तो हमसे हुई है। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं? जो भी हो, मुझे तुमसे बात करनी है, चाहे उसके बाद तुम भले ही मुझसे शादी ना करो। ये कहने के बाद शायद अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके फ़ोन पर लगातार मैसेज आते जाते हैं, जो कि जानवी के ही थे, पर शायद उनमें से किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही बैठा रहता है। वहीं जानवी परेशान हो उठी थी साहित्य के अजीब बिहेव से और उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो सब कुछ सहन कर सकती थी, पर साहित्य का उसे इग्नोर करना नहीं। और इस सब से तंग आकर वो खुद से कहती है, समझते क्या है वो खुद को? एक बार मैसेज नहीं कर सकते क्या? बिजी हो या नाराज हो, कुछ तो बता ही सकते हैं। यह कहने के बाद जानवी अपने आंसू पोंछती है और अंश को फोन लगा देती है और इसके बाद अंश पता नहीं उसे कौन सी गुट्टी पिलाता है, जिसे पीकर जानवी बिल्कुल ही अलग बन जाती है और कहती है, बहुत हो गया इनका ये सब, अब इन्हें मुझे जवाब देना ही होगा। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी जब तक ये जान नहीं लेती कि इन्हें क्या हुआ है। ये कहने के बाद जानवी ऑफिस में रिसेप्शन पर फोन कर पता कर लेती है कि शायद इस समय कहाँ है और अपनी कमर कस चल पड़ती है ओबराय कंपनी की ओर। कुछ ही देर में जानवी ओबराय कंपनी पहुंच जाती है और सीधा साहित्य के केबिन की ओर चल देती है। वहां पर उसे कोई नहीं रोकता, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि जानवी कौन है। पर अब साहित्य को पता चलने वाला था कि असलियत में जानवी कौन है। जानवी केबिन की तरफ जा ही रही थी कि सामने से आ रहे अमन से टकरा जाती है। तो अमन उसे रोक लेता है और कहता है, हे जानवी, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? जानवी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, हेलो, पर आपको बहुत दिनों बाद देखा है। अमन अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स को संभालते हुए कहता है, वो सर ने पहले मुझे तुम्हारे कारण निकाल दिया था, पर दोबारा से रख लिया, सो मैं वापिस आ गया। उसकी बात सुन जानवी वो कहती है और फिर उससे माफ़ी मांगती है कि उसके कारण उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। जानवी उससे पूछती है, क्या साहित्य जी अभी भी अपने केबिन में है? अमन हाँ में सिर हिलाता है। तो जानवी अपने दुपट्टे को अपनी कमर की एक ओर बांधते हुए केबिन का दरवाजा खोलते हुए अंदर चली जाती है। जानवी दरवाजे के पास खड़ी साहित्य को देखे जा रही थी, जो इस समय अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर सिर टिकाए आराम से बैठा था। उसे आराम फरमाते देख जानवी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो धीमे कदमों से चलते हुए साहित्य के पास जाती है और टेबल पर पड़ा उसका फोन उठा लेती है और अपने किए हुए मैसेज देखती है, जो कि साहित्य ने देखे हुए थे।
और उन्हें देखते ही वो साहित्य को घूर कर देखती है और पास में पड़ा बॉस उठाकर नीचे फेंक देती है। अचानक हुई आवाज के कारण साहित्य झट से अपनी आंखें खोलता है और जानवी को अपने सामने देख चौंक जाता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि जानवी उसके सामने है, इसलिए वो अपनी आंखें मलता है, पर जानवी वहां से गायब नहीं होती है, जिसका मतलब था कि वो साक्षात साहित्य को दर्शन देने पधारी थी। उसे देखते हुए साहित्य कहता है, जान जानवी तुम यहाँ। जानवी अपनी आंखों को छोटा कर लेती है और कहती है, आप मेरे मैसेज या कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? साहित्य सामने पड़ी फाइल्स की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो काम बहुत ज़्यादा था, बस इसलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया। मुझे तो आप काम करते नज़र नहीं आए, और जब आप मेरे सारे मैसेज पढ़ रहे थे तो एक हेलो बोलने में क्या जाता था आपका? जानवी उसी लहजे में पूछती है, तो साहित्य के कुछ कहने से पहले ही रोते हुए कहती है, आप ना बहुत बदल गए हो। अंश सही कहता है, आप सच में बदल गए हो। और अब जब आपका शादी से पहले ये हाल है, तो बाद में पता नहीं आप क्या करोगे। साहित्य गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, तो तुम्हें अंश ने सिखा कर भेजा है। साहित्य के इतना कहने की देरी थी कि जानवी टेबल पर से एक फाइल उठाती है और उसे फोल्ड करते हुए साहित्य के कंधे पर मारती है। हालांकि इससे साहित्य को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, पर फिर भी वो पीछे हो जाता है और कहता है, क्या कर रही हो तुम? जानवी एक बार और साहित्य को फाइल दे मारती है और कहती है, आप बदल गए हो, बहुत बदल गए हो। साहित्य जानवी के हाथ से फाइल लेने की कोशिश करते हुए कहता है, जानवी जानवी मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, और ये फाइल रख दो, काम की है फट जाएगी। जानवी उसे गुस्से से देखती है और कहती है, आपको इस फाइल के फटने की चिंता है, पर मेरा मतलब टूटा दिल नहीं दिख रहा, जो आपने हाँ अपने बड़ी बेरहमी से तोड़ा है। आप कातिल हो। शायद अपनी भुआ ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, मैं कातिल हूँ? क्या बोले जा रही हो तुम? और क्या कुछ समझे जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत बुरे हो। जानवी इतना कहने के बाद झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लग जाती है, और उसके इस तरह रोने से साहित्य चिढ़ जाता है और वो थोड़ी तेज और गुस्से भरी आवाज में कहता है, बस बहुत हो गया। साहित्य के गुस्से को देख जो जानवी अब तक झूठ रो रही थी, उसकी आंखों में सच्ची के आंसू आ जाते हैं और उसके हाथ से फाइल छूट जाती है। जानवी अपना सिर नीचे झुका लेती है और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क जाती हैं। जानवी को रोता देख साहित्य पछतावा महसूस करता है कि क्यों उसने जानवी पर गुस्सा किया। शायद अपने कदम जानवी की ओर बढ़ाता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बड़े प्यार से कहता है, जानवी। जानवी अपनी पलकों को झुकाए रखती है और एक बार भी साहित्य की तरफ नहीं देखती है, तो शायद उसी लहजे में कहता है, जानू जानू आई एम सॉरी। ये आज पहली बार था कि जतिन के अलावा किसी ने उसे जानू कहकर पुकारा था। और साहित्य के मुंह से अपने लिए जानू सुनते ही जानवी अपनी बड़ी बड़ी भीगी पलकों को उठाकर उसकी तरफ देखती है, जो साहित्य आगे बढ़कर बारी बारी उसकी दोनों आंखों से बहते आंसुओं को चूम लेता है, और उसका स्पर्श ही काफी था जानवी की आंखों को बंद करने के लिए। साहित्य अपना सिर जानवी के सिर से जोड़ लेता है और बिल्कुल धीमी आवाज में कहता है, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूं, मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। साहित्य की बात सुनते ही जानवी हिचकी भरते हुए कहती है, पर पर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? साहित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जानवी के इस सवाल का क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, जानू, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर कैसे बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जानवी अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखती है और कहती है, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकते हो, चाहे कुछ भी हो, आप बेझिझक मुझसे कह सकते हो। साहित्य वैसे ही उसकी तरफ देखता रहता है और कहता है, मुझे डर है कि वो बात जानने के बाद तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, और अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं मर। शायद ने अभी इतना ही कहा था कि जानवी उसकी बात पूरी करने से पहले ही आगे बढ़ती है और उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले लेती है। यह आज पहली बार था कि अपने पूरे होशो हवास में जानवी ने खुद साहित्य की ओर पहल की थी। साहित्य और जानवी वैसे ही बंद आंखों से
एक दूसरे के होंठों को आपस में महसूस करते हैं। जब कुछ देर बाद वो अलग होते हैं तो जानवी साहित्य के सीने से लगते हुए कहती है, ऐसी बात फिर से कभी मत कहना। आपसे पहले मैं खुद मर जाऊंगी। और रही बात अलग होने की, तो इस जिंदगी में मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली मिस्टर साहित्य ओबराय। आपको मुझे हर हालत में झेलना ही होगा। और याद रखिएगा, जब आप पूरे 100 साल के हो जाएंगे ना, तब भी मैं आपके अस्पताल के बेड के पास खड़ी रहूंगी। जानवी की आखिरी बात सुन साहित्य को हंसी आ जाती है और उसके साथ साथ जानवी भी हंस देती है। और फिर कुछ पल यूं ही एक दूसरे को गले लगाए रखने के बाद साहित्य उससे कहता है, जानवी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, बोलिए, जानवी कहती है। तो साहित्य उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।